नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक टू ट्रियम्फ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिसंबर महीने का करंट अफेयर पार्ट 1, जिसमें 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज तरीके से कवर किया गया है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड एंड ऑनर्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट, इस तरह से कैटेगराइज करके स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हैं आपके, कृषि उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि सेस को बदलने के लिए नया कर ढांचा लागू करना, पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स समाप्त करना, आयकर दरों में कमी करना। दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 दोनों पारित किए गए एक साथ, जिनका उद्देश्य तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर नया कर ढांचा लागू करना है। यह ढांचा 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त होने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर सेस की जगह लेगा। दोस्तों, सिन गुड्स यानी वे वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे आपका तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, एल्कोहल, गैम्बलिंग, बेटिंग, जुआ, ये सारी चीज़ें। इसी की तरह से विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स भी होती हैं। तो इन वस्तुओं पर उच्च कर भार बनाए रखते हुए स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खर्चों के लिए अस्थायी राजस्व सुनिश्चित करेगा यह अमेंडमेंट। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टैक्स स्ट्रक्चर रिप्लेसिंग द जीएसटी कंपनसेशन सेस। सुप्रिया सूले द्वारा लोकसभा में पेश किया गया राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लाया गया है? दोस्तों, सुप्रिया सूले कांग्रेस की एमपी हैं और कांग्रेस आप सभी को पता है विपक्ष में है, लेकिन संसद की समान प्रक्रिया है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके के बिल को पेश कर सकता है। तो दोस्तों, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 कर्मचारियों को डिजिटल थकान और प्रेशर से बचाने के लिए लाया गया है। यह उन्हें ऑफिस समय के बाद कॉल, ईमेल या संदेशों का जवाब देने से मना करने का कानूनी अधिकार देता है। दोस्तों, इस बिल का उद्देश्य वर्क लाइफ बैलेंस है, काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑफिस समय के बाद जवाब ना देने का कानूनी अधिकार, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अगला है, हाल ही में किस कारण से इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हो रही थीं? देखिए दोस्तों, दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंडिगो एयरलाइंस नए पायलट ड्यूटी रेस्ट सेफ्टी नियमों को सही तरीके से लागू ना कर पाने की वजह से बहुत ही भारी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिससे देश भर में लोगों को बहुत ही परेशानियां हुई और अफरा तफरी मची। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इस अव्यवस्था को इंडिगो की आंतरिक कुप्रबंधन का कारण बताया, लेकिन बाद में इन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। दोस्तों, डीजीसीए ने, जो कि रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया, सीईओ को तलब किया और प्रभावित यात्रियों के लिए राहत उपाय सुनिश्चित किए। और इंडिगो ने भी मुआवजे के रूप में वाउचर और रिफंड देने की घोषणा की है। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू। और इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन सी, नए क्यूरेस्ट और शेड्यूलिंग नियम लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में राजमार्ग सुरक्षा अलर्ट प्रणाली विकसित करने के लिए एनएचएआई ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जियो के साथ मिलकर राजमार्गों पर रियल टाइम सुरक्षा अलर्ट प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतुल्य भारत 2.0 अभियान किस क्षेत्र या उद्देश्य से संबंधित है? दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, जिसे अतुल्य भारत 2.0 भी कहा जाता है, इस अभियान का उद्देश्य भारत के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा और वैश्विक पहचान देना है। यह आधुनिक डिजिटल तकनीकी, थीमेटिक सर्किट्स, ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित करने पर केंद्रित है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पर्यटन विकास, टूरिज्म डेवलपमेंट से रिलेटेड है अतुल्य भारत 2.0। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन 5 दिसंबर को गांधीनगर में किस केंद्रीय मंत्री ने किया? दोस्तों, अमित शाह ने गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया और सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13+ नई सेवाएं लॉन्च की। यह पहल सहकारी क्षेत्र और ग्रामीण बैंकिंग को आधुनिक बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, पारदर्शिता बढ़ाने और तकनीक संचालित विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, अमित शाह गृह मंत्री ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया? गांधीनगर में। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस समझौते को मंजूरी दी गई है, जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 4 से 5 दिसंबर के बीच भारत का 2 दिवसीय राजकीय दौरा किया।
प्रेसिडेंट पुतिन का यह दौरा भारत रसिया के 23वें शिखर सम्मेलन एनुअल समिट के अवसर पर आयोजित किया गया। इसके दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया और ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन, रक्षा सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन की फ्री ई टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा की। प्रेसिडेंट पुतिन ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी जी को अपने इस विजिट के दौरान श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट दिया और भारत और रूस के रिश्तों को स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प रिफर्म किया। दोनों देशों ने ट्रेड और बायलैटरल कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए नए टारगेट्स सुनिश्चित किए। दोस्तों, RELOS एग्रीमेंट यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, इस एग्रीमेंट को भारत रूस द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए मंजूरी दी गई। यह समझौता दोनों देशों को सैन्य सामग्री, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने की सुविधा देता है। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक भारत में अपना पहला कैंपस कहाँ खोलेगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक भारत के गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलेगी। यह पहल भारत के नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक है। यह कैंपस भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर पर पाठ्यक्रम और ब्लॉक मॉडल ऑफ टीचिंग को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरुग्राम। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू किया गया था, इसका आधार है 5+3+3+4 फॉर्मेट में एजुकेशन देना, क्लास 6 से ही कोडिंग इंट्रोड्यूस करना बच्चों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागालैंड राज्य दिवस। नागालैंड स्टेट डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जब यह उत्तर पूर्व का खूबसूरत राज्य भारत का 16वां राज्य बना। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है इसने। दोस्तों, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। इसी दिन को हर वर्ष नागालैंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 दिसंबर नागालैंड स्टेटहुड डे। यह दिन राज्य के ऐतिहासिक गठन और इसकी सांस्कृतिक विरासत के सम्मान को समर्पित है। दोस्तों, नागालैंड का पॉपुलर महोत्सव हार्नबिल महोत्सव भी 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जो कि 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? किसामा में, नागा हेरिटेज विलेज में। यह महोत्सव 10 दिन तक चलता है और नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियों को एक मंच पर लाता है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। दीमापुर एक बड़ा शहर है वहाँ का। नागालैंड के सीएम है करंट नेफियो रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं गणेशन। ठीक है, गणेशन। फॉर्मेशन डे 1 दिसंबर 1963 है। 16वां राज्य बना भारत का। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है आपका असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, मणिपुर और म्यांमार के साथ। नागालैंड का लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 सीट है। बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीटें हैं यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने पारंपरिक राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत में पहली बार अपनी मतदाता सूची वोटर लिस्ट को पूरी तरह डिजिटल रूप में तैयार किया है? ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान ने वोटर लिस्ट को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में कितने प्रतिशत बांस बायोमास के मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास यानी कि बंबू बायोमास का अनिवार्य मिश्रण लागू कर दिया है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, किसानों को नई आय के स्रोत मिलेंगे और बांस आधारित बायोमास उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 से 7%। नेक्स्ट है किस राज्य ने 30 दिनों में 45,000 लगभग 46,000 सोलर क्रिस पंप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने ही 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर क्रिस पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। यह उपलब्धि राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की पहल और कृषि क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के तेजी से विस्तार को दर्शाती है। नेक्स्ट है हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को केंद्र सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जिसे NRL कहते हैं, इसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। यह जो है भारत का 27वां नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, यानी कि CPSE है। यह जो है असम राज्य के एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा नाम है। तो ये आपका 27वां CPSE है। भारत में 27 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। दोस्तों, महारत्न, नवरत्न और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी क्राइटेरिया जो होती है, मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न सेकंड, उनकी के क्राइटेरिया क्या होती है? वेरी हाई नेटवर्थ होनी चाहिए, टर्नओवर और ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही हाई होना चाहिए,
महारत्न कंपनियां 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं या 15% नेटवर्थ का अपने इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, जैसे ONGC, IOCL, NTPC, सेल, भेल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, गेल, ये सारी जो हैं महारत्न कंपनीज हैं, इनकी हाईएस्ट ऑटोनॉमी होती है। इसी तरह से नवरत्न कंपनी जिसमें NRL शामिल हुआ है उसकी ये सारी कैटेगरीज हैं, इसकी भी ऑटोनॉमी हाई होती है। इसमें HAL, BEL, नाल्को, ये सारे, कानकर ऑयल इंडिया, ये सारी कंपनीज शामिल हैं, नवरत्न कंपनीज हैं। इसी तरीके से मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड की भी कंपनीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा भुगतान बैंक लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB बनने की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला भुगतान बैंक बना है? दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक। इसको RBI ने लघु वित्त बैंक में रूपांतरण की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है, जिससे ऐसा दर्जा पाने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक बन गया है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, फिनो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, RBI द्वारा हाल ही में घोषित 1 ट्रिलियन की OMO खरीदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, OMO का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, यह RBI द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की प्रक्रिया होती है। तो अभी RBI ने 1 ट्रिलियन की OMO खरीदारी और $5 बिलियन की रुपया स्वैप की घोषणा की है। इसको इसलिए किया गया क्योंकि रुपए के 90 रुपये पर डॉलर के पार हो जाने से बाजार में लिक्विडिटी दबाव बढ़ गया है। OMO परचेज से RBI सरकारी बांड खरीदकर सिस्टम में नकदी डालता है, जिससे बैंकों की फंडिंग स्थिति सुधरती है और वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। RBI द्वारा हाल ही में घोषित 1 ट्रिलियन OMO खरीदारी बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया गया है। ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12। ठीक है, ये ट्रिलियन होता है। ऐसे ही 10⁻9 जो है वो बिलियन होता है, 10⁻6 जो है वो मिलियन होता है, 10⁻3 जो होता है वो हज़ार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, RBI ने हाल ही में मुद्रास्फीति में कमी के कारण रेपो दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? दोस्तों, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन में गिरावट आने पर केंद्रीय बैंक उधार को सस्ता बनाने के लिए अक्सर रेपो रेट में कमी करता है ताकि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सके। इसी संदर्भ में RBI ने रेपो दर को 5.25% कर दिया है। रेपो रेट वही होता है जिससे बैंकों को सस्ता ऋण मिलता है और इससे बाजार में तरलता बढ़ती रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, 5.25% रेपो रेट रहेगा करंट में। ठीक है, डिफेंस से क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़ सैन्य अभ्यास। गरुड़ 25 भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच आयोजित एक प्रमुख द्विपक्षीय वायु अभ्यास है जो लड़ाकू अभियानों, संयुक्त संचालन, हवाई युद्ध कौशल और पारस्परिक सामरिक समझ को मजबूत करता है। ऑप्शन बी सही होगा। गरुड़ 25 अभ्यास फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, अगला है, भारत मलेशिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों, हरिमऊ शक्ति के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है और इस बार 2025 की थीम क्या है? भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार 2025 का थीम रहा है कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव और सेल्फ रेलिएंट, यानी कि तत्पर, संगठित और आत्मनिर्भर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 दिसंबर, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव और सेल्फ रेलिएंट। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता, ट्राइडेंट और भारतीय नौसेना की अद्वितीय पराक्रम का सम्मान करता है यह दिवस। इसी तरह से दोस्तों, 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस भी मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे इंडिया में मनाया जाता है। इसी दिन KM करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर से इंडियन आर्मी का कमांड संभाला था। कब? 1949 में। इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे। और एक दिवस और है, वो है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। इंडिया का इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कहाँ पे? गाजियाबाद में, हिंडन एयरबेस में। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे एंट्री दिलाई थी, मज़ा ही आ गया था भाई साहब। यहाँ पर एयर शो होता है। ठीक है, यह जो है मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया गया, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की कुल कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जिनकी कुल लागत 5,000 करोड़ है? दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 5,000 करोड़ के मूल्य की 25 BRO परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO,
जिससे सीमा पर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक हाईएस्ट वार मेमोरियल कहाँ पर बनाया, कहाँ पर उसका उद्घाटन किया? दोस्तों लद्दाख में, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। यह स्मारक लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 2020 के गलवान संघर्ष में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को समर्पित है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गलवान घाटी में बनाया गया है सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक भारत के द्वारा। लद्दाख में है गलवान घाटी। भारत और चीन के बीच गलवान संघर्ष हुआ था, ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट है, किस देश ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? अफ्रीकी देश सूडान ने अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है। किसको? रसिया को, रूस को। यह जो है लाल सागर पर स्थित होगा, रेड सी पर, जो कि एक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्यूबेरिन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, किस राज्य में शुरू हुआ? दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्यूबेरिन भारत और मालदीव के बीच वार्षिक अभ्यास है। इसका जो है इस बार का संस्करण केरल में किया जा रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इक्यूबेरिन अभ्यास भारत और मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में परवीन कुमार ने किस बल के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? दोस्तों परवीन कुमार, जो कि वर्तमान में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि इंडो तिब्बती सीमा पुलिस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अब BSF सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल लिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये ITBP के तो ऑलरेडी थे और BSF का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दे दिया गया है, परवीन कुमार जी को। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने हाल ही में भारतीय वायुसेना में कौन सा पद संभाला? दोस्तों एयर मार्शल तेजवीर सिंह को डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी, निरीक्षण और सुरक्षा के पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी बने हैं कौन? तेजवीर सिंह। ठीक है, एयर मार्शल हैं तेजवीर सिंह। नेक्स्ट है, राजधानी दिल्ली को शत्रु के हवाई खतरों से सुरक्षित करने के लिए भारत ने कौन सा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी शुरू की है? दोस्तों दिल्ली NCR में स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम तैयार करने की तैयारी शुरू की गई है। यह सिस्टम मिसाइल, ड्रोन, तेज गति वाले विमानों से होने वाली हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वडादेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से कौन सी 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा खोजी है? दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने, जिसमें राशि जैन है और योगेश वडादेकर, इन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की सर्पिल आकाशगंगा खोजी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निजी नेविगेशन केंद्र ACEN एडवांस सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नेविगेशन का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों इसरो के जो चीफ हैं B नारायण, जो है करंट में इसरो के चीफ हैं B नारायणन, इन्होंने भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर, ACN नाम है जिसका, एडवांस सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नेविगेशन, इसका उद्घाटन किया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश एशिया में इस कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है, चीन से भी ज़्यादा। यह निर्णय माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी ने एक मीटिंग करके लिया है। 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन 6 से 9 दिसंबर के बीच पंचकुला में, पंचकुला हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे आयोजित किया गया है। इसका थीम रहा विज्ञान से समृद्धि तक फॉर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि। ठीक है, इस बार का थीम रहा, पंचकुला में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुजलाम भारत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों सुजलाम भारत ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता, जल स्रोतों की स्थिति और जल आपूर्ति रियल टाइम में उपलब्ध कराना है इस ऐप का उद्देश्य। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी का 20वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ? दोस्तों यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कमेटी का 20वां सत्र भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञान भारतम पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? दोस्तों ज्ञान भारतम पहल भारत सरकार की राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य देश की अमूल्य पांडुलिपि विरासत को डिजिटलाइज और संरक्षित करना है। यह पहल विद्वानों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए भारतीय सभ्यता और ज्ञान संपदा तक पहुंच सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों दीपावली को भारत की प्रमुख और प्राचीन त्यौहार
जो कि है अब यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महोत्सव ने असम के माजुली स्थित ऐतिहासिक पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित किया? ठीक है, एनवायरनमेंट से भी है और आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चराइंग महोत्सव यह असम के माजुली द्वीप पे ऐतिहासिक पक्षी अभ्यारण्य को फिर से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चराइचंग महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों और पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चराइचंग महोत्सव कहाँ पे होता है? माजुली द्वीप पर, असम के। ठीक है, माजुली असम। नेक्स्ट है, हाल ही में काजीरंगा में किस प्रजाति के बंदी पालित पक्षियों का पहला विमोचन शुरू किया गया? बंदी पालित मतलब कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स। ओके दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार बंदी गिद्धों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया उन्हें। ठीक है, यह जो है भारत में तेजी से घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण के लिए बड़ा कदम है। लंबे समय से चल रहे संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के बाद इन गिद्धों को प्राकृतिक आवास में लौटाया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका गिद्ध बल्चर्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में है। असम के गोलाघाट और नागौन जिलों में है। काजीरंगा नेशनल पार्क बना था 1974 में, नेशनल पार्क बनाया गया इसे। और जो है उसके बाद 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता मिल गई। कब? 1985 में। 74 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, राइनो के लिए। ठीक है, 2006 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पे राइनो के साथ साथ टाइगर, बफेलो, एलिफेंट्स, डीर, इस सारी चीज़ों के लिए भी हैबिटेट है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों, वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 8वें स्थान पर रहा। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हाल ही में 600 T20 विकेट लेने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? राशिद खान, सुनील नरेन, डेविन ब्रावो, इमाद वसीम। दोस्तों, सुनील नरेन T20 क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुनील नरेन वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं IPL में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना पहला फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है? और इस साल का फाइनल अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया? दोस्तों, लैंडो नॉरिस ने अपना पहला F1 खिताब जीता है। लैंडो नॉरिस चर्चित नाम रहा। वहीं पे जो इस साल का फाइनल हुआ अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का फाइनल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन। इस साल दोस्तों एक नाम और चर्चा में रहा, ऑस्कर पियास्त्री का, फार्मूला 1 से रिलेटेड, जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं ऑस्कर पियास्त्री, जिन्हें डान अवार्ड भी दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक डोमेस्टिक अवार्ड है। ठीक है, डान अवार्ड। ये हो गए आपके लैंडो नॉरिस और मैक्स वर्स्टप्पन, जिन्होंने अबू धाबी की ग्रैंड प्री जीती है। नेक्स्ट है, 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा किस खेल में दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड खिलाड़ी बने हैं? तो चेस में मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस में सर्वज्ञ की रेटिंग जो है 1572 है, जिनकी रेटिंग 1400 से अधिक होती है। ऑफिशियली रेटेड वाले प्लेयरों की मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है, भारत लगातार तीसरी बार किस खेल का विश्व कप आयोजित करने जा रहा है? दोस्तों, भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश की मेज़बानी करने जा रहा है। यह 10 से 14 दिसंबर तक चलेगा। SDAT स्टेडियम चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में प्रमुखता दी गई है? तो दोस्तों, आपके हैदराबाद और लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी सिटीज के रूप में विशेष मान्यता दी गई है यूनेस्को द्वारा। यह दर्जा उनकी विशिष्ट पाक परंपराओं, हैदराबादी बिरयानी से लेकर अवध की नवाबी रसोई तक की वैश्विक सराहना को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत विश्व में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन में उसका योगदान कितना है? दोस्तों, भारत में कॉफ़ी की खेती 1600 के दशक से बाबा बुधान के द्वारा शुरू की गई थी। इसकी खेती मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर की जाती है। भारत की कॉफ़ी उत्पादन क्षमता विश्व में 7वें स्थान पर है। वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन में इसका योगदान लगभग 3.5% है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड में 7वें स्थान पर है भारत कॉफ़ी उत्पादन में, और विश्व में इसका योगदान कॉफ़ी उत्पादन में 3.5% है। नेक्स्ट है, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, 131वां रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट है, हाल ही में GI टैग प्राप्त बिगुल उत्तर प्रदेश के किस शहर का पारंपरिक उत्पाद है? दोस्तों, रिसेंटली GI टैग प्राप्त यह बिगुल
भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाने वाला एक पारंपरिक पीतल का वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग दशकों से सैन्य संकेतों, समारोहों, परेड और ड्रिल में किया जाता है। यह भारत की सैन्य परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है, मेरठ का बिगुल। ठीक है, जीआई टैग से क्या होगा? अब इसकी विरासत को संरक्षित करने, वैश्विक पहचान बढ़ाने और कारीगर परिवारों को आर्थिक लाभ मिलने में मदद मिलेगी। मेरठ की यह बिगुल बनाने वाली कला 19वीं सदी से चली आ रही है। ऐतिहासिक रूप से भी मेरठ के बिगुल का संबंध 1857 के सिपाही विद्रोह से है, सिपाही रिवोल्ट से है, जब सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के संकेत के लिए यह बिगुल बजाई थी। इसीलिए आज भी इस मेरठ के बिगुल का उपयोग भारतीय सेना, पुलिस, स्कूल और राष्ट्रीय आयोजनों में व्यापक रूप से हो रहा है। ठीक है, अगला है, भारत ने अपनी वैश्विक रैंकिंग और प्रदर्शन सुधारने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने GIRG ग्लोबल इंडिकेटर्स एंड रैंकिंग्स फॉर गवर्नेंस लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के प्रदर्शन की तुलना 26 अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों से करना है। यह पहल उन क्षेत्रों की पहचान करती है जहां सुधार की आवश्यकता है और भारत अपनी वैश्विक रैंकिंग और प्रदर्शन को मजबूत कर सकता है। इसकी घोषणा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद में की। GIRG ग्लोबल इंडिकेटर्स एंड रैंकिंग फॉर गवर्नेंस। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? किस शहर को सबसे प्रदूषित घोषित किया गया? दोस्तों, नवंबर 2025 में प्रदूषण स्तरों के आकलन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रदूषित राज्य रहा और गाजियाबाद शहर सबसे प्रदूषित शहर रहा। लगातार बढ़ता ट्रैफिक, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण गतिविधियां वायु गुणवत्ता को अत्यधिक प्रभावित करने के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? इनका नाम है लुआना लोप्स लारा। ऑप्शन सी। ये 29 साल की हैं, 30 साल की लुआना लोप्स लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर बनी है, अरबपति बनी है। इनकी कंपनी का नाम है कालसी। गेहूं दाने वाला कलसी नहीं है, थ्रेसर। ठीक है, यह है एक प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म। यह कंपनी $11 बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंच चुकी है। किस भारतीय मूल के 9 प्रवर्तक को फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों, अर्किन गुप्ता को शामिल किया गया है फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 23-24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा या केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा? दोस्तों, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, देश भर के उत्कृष्ट शिल्पकारों को उनकी पारंपरिक कला, नवाचार, सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, अनंत अंबानी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वन जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, बनतारा है इनका गुजरात में, वन जीव संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस रिसेंटली वोन द टॉप एनुअल अवार्ड फ्रॉम पेटा इंडिया? दोस्तों, यह अवार्ड रवीना टंडन को पशु संरक्षण और क्रूरता विरोधी अभियानों के लिए उनके सक्रिय योगदान के लिए दिया गया है। पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड पेटा इंडिया द्वारा रवीना टंडन को दिया गया। दोस्तों, पेटा यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार संगठन है। स्थापना हुई थी इसकी 1980 में USA में। आपका ऑप्शन बी सही हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार नेशनल इंडिविजुअल एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस व्यक्तित्व को? दोस्तों, प्रतीक माधव को सम्मानित किया गया है। प्रतीक माधव एसिस्टेक फाउंडेशन के को फाउंडर हैं, CEO हैं। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। यह अवार्ड प्रदान किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। यह अवार्ड इन्हें इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया, डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड कराई गई इनके फाउंडेशन द्वारा, एसिस्टेक द्वारा, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड 3 दिसंबर को दिया गया क्योंकि 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे हम इसको इंपॉर्टेंट डेज में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2025 से किसे अपना कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED नियुक्त किया है? दोस्तों, RBI ने उषा जानकी रमन को 1 दिसंबर 2025 से नया कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, उषा जानकी रमन। ये है उषा जानकी रमन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के अमर सुब्रमण्यम को किस कंपनी ने AI वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया है? दोस्तों, अमर सुब्रमण्यम को एप्पल कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एप्पल AI के लिए भारत में काम करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर चंदर ने किस संस्था के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर EMD का पद संभाला? दोस्तों आर चंदर हैं, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों भारत सरकार ने विवेक चतुर्वेदी को CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विवेक चतुर्वेदी CBIC के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है, डॉक्टर रेणुका अय्यर को 26 फरवरी 2026 से किस संगठन का मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO नियुक्त किया गया है? रेणुका अय्यर को 26 जनवरी से NCCN का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। NCCN दुनिया भर के कैंसर उपचार के मानक दिशा निर्देशों के लिए जाना जाता है। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN, रेणुका अय्यर। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है कि HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, भेदभाव कम किया जा सके और प्रभावित लोगों को सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है, HIV एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, कंप्यूटर लिटरेसी डे वर्ड में। ठीक है, 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कब मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस यह मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को UN द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में इस दिवस की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इस सेशन की स्टार्टिंग में हमने इंडो वाला कांड पढ़ाई, 2 दिसंबर के फर्स्ट वीक में हुआ वो कांड। 7 दिसंबर को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, नागरिक उड्डयन दिवस अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों 8 दिसंबर को मनाया जाता है बोधि दिवस। बोध गया में इसी दिन सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्ध का रूप धारण किया। यह अवसर आध्यात्मिक जागृति, आत्मबोध, करुणा और प्रज्ञा जैसे बौद्ध सिद्धांतों की याद दिलाता है और अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की तरफ का प्रतीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, भ्रष्टाचार रोध दिवस 9 दिसंबर। 2025 का थीम रहा है युवाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोध। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर। UHDR का मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। इसे जो है 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एडॉप्ट किया गया, इसीलिए 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। UDHR को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था सभी मनुष्यों के लिए जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करना। इस घोषणा में जो प्रमुख राइट्स इंक्लूड हैं उसमें है राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। भारत का मौलिक अधिकारों का जो ढांचा है वो भी इससे प्रेरित है, UDHR से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे संविधान में, वो भी इससे प्रेरित है। किसमें है? पार्ट 3 में। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, इससे प्रेरित है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन का एंड करते हैं। ये था आपका दिसंबर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को देख लिया है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।